हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास हमने की थी अपने रेस्पिरेशन के ऊपर, है ना, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था। आज लेक्चर नंबर है 7, है ना। और ये चैप्टर धीरे धीरे अब अपने मेन मेन पॉइंट्स के ऊपर आता जा रहा है कि जैसे हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट बोले तो न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लिया। और न्यूट्रिशन के बारे में जब न्यूट्रिशन पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो उसको हम ब्रेक करने के लिए क्या कर रहे थे, अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जो किसके थ्रू किया, हमने लंग्स के थ्रू किया। तो कल हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था और लास्ट स्लाइड जो थे जिस मेन पॉइंट पे थे वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन था। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो मेन एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में जो मेन काम में आता है प्रोसेस, वो कौन सा आता है, डिफ्यूजन आता है। आज का जो टॉपिक है भैया, आज का जो टॉपिक है हमारा है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है ना। और साथ में जो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास के अंदर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो करें स्टार्ट। तो यहाँ पर दो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। ठीक है, देखो कैटाबॉलिज्म समझते पहले क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में मान लो दो मॉलिक्यूल है, ए और बी, है ना। ए और बी अगर मिलके बाद में क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, इट विल बी अपोजिट हो गया क्या? हाँ, ये तो अपोजिट हो गया, सॉरी। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो एक मॉलिक्यूल है ए बी, उसको हमने हीट किया। हीट के लिए सिंबल करते हैं हम ये यूज, है ना। उसको हमने हीट किया और हीट करने के बाद वो क्या हो गया, दो पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो गया, ए और बी अपने इंडिविजुअल पार्टिकल के अंदर क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म है। नाम में क्या है, कुछ काटना है यानी कि क्या कर रहे हैं हम, ब्रेक कर रहे हैं। तो कैटाबॉलिज्म इज लाइक ब्रेकिंग। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकिंग है। वहीं पर ही एनाबॉलिज्म इसका जस्ट अपोजिट है। एनाबॉलिज्म इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्या थे, एक मॉलिक्यूल था ए और एक मॉलिक्यूल था बी। इनको हमने क्या किया, इनको हमने क्या की, एनर्जी दी। एनर्जी किसी एंजाइम के फॉर्म में दी या फिर किसी और चीज से दी। यहाँ पर हमने कोई एंजाइम भी यूज किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ए बी, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इस बार जुड़ गए। तो एनाबॉलिज्म इज एक्चुअली जॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दो चीज है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म इज लाइक ब्रेकिंग ए मॉलिक्यूल। कोई भी हम मॉलिक्यूल्स को उसके इंडिविजुअल पार्ट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर तोड़ रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर सिंपल मॉलिक्यूल्स को मिला के एक एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, उसका एक कॉम्बाइंड पार्टिकल बना रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हम चीजों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये दो टर्म्स होती है। ठीक है, चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। हम इसके अंदर क्या करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी ग्रैब करते हैं। और वहीं पर एनाबॉलिज्म के क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑल द कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय द सेल। जो सेल के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हमें रिक्वायर है उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों से क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट विल बी कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन जो है एक, अब इससे हमें क्या पता लगता है, रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है which break large molecule into small while releasing energy to fuel cellular activity। इनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स साइकिल्स इन्वॉल्व होती है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये जितने भी सारे आते हैं सारे के सारे क्या बनाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बनाते हैं। ये क्या बना रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बना रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन की पहली क्लास के अंदर बताया था, क्या बताया था कि भैया होता क्या है, हम ऑक्सीजन को किस वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करना चाहते हैं एटीपी के फॉर्म में। हम जो ग्लूकोज हमने खाने से प्राप्त किया है उसको क्या करना चाहते हैं, हम एटीपी के फॉर्म में लेना चाहते हैं। क्योंकि इन दी एंड सारे ऑर्गेनिज्म यूनिवर्सली जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे किसके फॉर्म में कर रहे हैं, एटीपी के फॉर्म में कर रहे हैं। तो एटीपी तो इन दी एंड चाहिए ही चाहिए। तो एटीपी के अंदर जो ग्लूकोज को तोड़ना है तो इट विल बी कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है। बताओ बात समझ में आती है? तो यहाँ पर ये कुछ डायग्राम पे दिखाया हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए
जैसे कि पहले क्या थी, यहाँ पर लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी जो है यूज हुई क्लोरोप्लास्ट से। तो जब लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट से यूज हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद एक तो ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन के साथ साथ हमें क्या बना, हमने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। अब हमने जो ये ग्लूकोज है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज के क्या किया, वहां से केमिकल एनर्जी जो हमें चाहिए थी एटीपी, रेस्पिरेशन के थ्रू, है ना, उससे क्या बना लिया, एटीपी बना लिया, और जो वहां से सेकेंडरी प्रोडक्ट आए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, H2 आया, उसको वापसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रेवल करा दिया। तो इस तरह से क्या है, हमारी कुछ ये साइकिल चल रही है सेलुलर रेस्पिरेशन की। प्लांट्स के अंदर अगर ये हमने किसका एग्जांपल लेके किया है, प्लांट्स का एग्जांपल लेके किया है। तो इस तरह से कुछ ये पूरी की पूरी साइकिल चलती है। तो आप सबसे पहले क्या करें, ये जो कैटाबॉलिज्म है और जो ये एनाबॉलिज्म है, आप इसको क्या करें, नोट करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट करें। अब देखें, ये हो गया हमारा। इसको आप एग्जांपल के तौर पे अपने रिवाइज करने के लिए या फिर सिर्फ एज अ बेसिक समझने के लिए इसको भी आप नोट कर सकते हैं ना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपना, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। सिर्फ हमें यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन ही समझने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे एक और टाइप के रेस्पिरेशन समझने की जरूरत है जो कि है एनारोबिक रेस्पिरेशन, है। देखो होता क्या है, एक होती है आपकी, एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी क्या होता है, फूड होता है जैसे कि ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है, H2 प्रोड्यूस होता है, और साथ में हमारा मेन कंपाउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अगर कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी हम जो है सबस्ट्रेट को हम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करना ही क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर किसी सबस्ट्रेट को हम विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक करें तो वो क्या हो जाएगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि दूसरा मैंने आपको क्या बताया, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे ये ग्लूकोज ही था, इसको हम क्या करते हैं, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी ब्रेक करते हैं। इसमें क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन खास बात क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो बहुत ज्यादा कम होती है। और इसमें एक साइड प्रोडक्ट भी मिल रहा हमें जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल अगर आपको बताया तो एक अल्कोहल है, और यही जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारी फूड इंडस्ट्री का क्या है, बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे बात करें, हम पिज्जा खा रहे हैं, घर में छोले भटूरे खा रहे हैं, है ना, दही खा रहे हैं इवन, है ना, दही को हम डिफरेंट चीजों में बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर ऑल यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे बात करें पिज्जा का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, पिज्जा के अंदर क्या होता है भैया, पिज्जा के अंदर हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट इज अ फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई। अब उसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, जो आटा है, जो डो है, उसमें क्या करता है, उसको खाना स्टार्ट करता है, और वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एज अ साइड प्रोडक्ट वहां पर प्रोड्यूस होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से डो जो होता है वो फूलता हुआ चले जाता है ना, जैसे ब्रेड बनाते हैं। अब उसके बाद क्या, उसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट गैप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होल प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वही जाकर हम क्या करते हैं, जब उसको ओवन के अंदर रखते हैं तो और ज्यादा फैलता है, क्योंकि इथेनॉल जो है वो भी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वहां पर इथेनॉल भी इवेपोरेट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, इसकी वजह से जो ब्रेड बनता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्लफी। तो इंडस्ट्रीज के अंदर, एल्कोहलिक इंडस्ट्रीज के अंदर, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्या,
आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है किस केस के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम जो हमारी बॉडी के पार्ट्स है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आप इस वाले स्लाइड को पहले देखें, उसके अंदर क्या लिखा फिर हम बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो इस स्लाइड्स के ऊपर बात करते हैं हम। जो ये वाली स्लाइड है इसमें क्या लिखा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो भी बात करें, ग्लूकोज था, ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, वाटर प्रोड्यूस हुआ और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और ये रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अगर यहीं पे बात करें रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स के अंदर, लोअर एनिमल्स लाइक sophisticated respiratory system like lungs and alveoli etc. इनके अंदर ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नहीं होता है। तो रेस्पिरेशन देम टेक प्लेस बाय, या तो वो सिंपल एक्सचेंज कर ले ऑक्सीजन का अपनी स्किन से, जैसे कि अर्थवॉर्म है वो क्या करती है अपने स्किन के थ्रू ही डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करती है। यानी कि उनके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो स्किन के थ्रू हो रहा है। वहीं पर ही बात करें फिशेज है, उनके अंदर गिल्स इस्तेमाल होती है। इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ट्यूब जैसे कुछ सिस्टम इस्तेमाल होते हैं जिनको हम ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, विच इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब जो कि क्या करते हैं, एयर को सर्कुलेट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ। फ्रॉग के केस में भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है जब वो पानी के अंदर होती है, और लंग्स के थ्रू जब होते हैं जब वो लैंड के ऊपर होते हैं। फ्रॉग का केस सबसे बढ़िया, क्योंकि फ्रॉग क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, वो पानी और जमीन दोनों के ऊपर रह सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो है दो तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर वो पानी के अंदर है तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने स्किन के थ्रू क्या करते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन जब वो क्या होता है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर बोले लैंड के अंदर होते हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं, अपने उनके अंदर लंग्स होते हैं, जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से क्या होता है उसको क्या यूज करते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है जी, ये बात होगी। ये आप अपने समझने के लिए दोनों इक्वेशन नोट कर ले, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ये आपको सबको आनी चाहिए, ये आपको सबको पता होनी चाहिए, चाहे आप आगे जाके कोई भी फील्ड चूज करें, बट ये चीज तो आपको सबको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन मसल्स, है ना। मसल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, यहाँ पर वही बात आ गई, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर आप इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी लिख के इसको लिख सकते हैं। मसल्स के अंदर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हम मसल्स का एक्सेस यूज करते हैं और वहां पर ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाती है, तो मसल्स के अंदर भी हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। जब हम बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है भैया, जो है ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है हमारी मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, मजबूरन अपनी मसल्स को क्या करनी पड़ती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है हमारी बॉडी के अंदर, जो है एक लैक्टिक एसिड बन जाता है मसल्स के अंदर। और वही लैक्टिक एसिड जो है जब वो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर, वही क्या करता है भैया, बहुत ज्यादा पेन करता है। वैसे ही वजह से हमें क्या होता है, जब अगले दिन हम उठते हैं कोई बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करके, तो बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अब धीरे धीरे लीवर उसको दोबारा से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, कंडीशन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। तो वही सब यहाँ पर इन्होंने मेंशन करने की कोशिश की है ना। ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड के अंदर ब्रेक हो जाता है, दिस रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, और जिसकी वजह से इंसान को पेन होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, है ना। एटीपी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या होता है, दिस मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। The 3-phosphate bonds are present in the molecule as a high energy bonds. When they are broken, large amount of energy is released. और इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी एटीपी वाली बात तो हमने सारी डिस्कस कर भी ली है, अगर आपको पता हो तो ये वाला पॉइंट फटाफट जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए चले नेक्स्ट।
अब आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ऊपर कि भैया एनिमल्स के अंदर तो लंग्स के थ्रू होगी रेस्पिरेशन। अब थोड़ा थोड़ा आप प्लांट्स के अंदर भी बता दें कि भैया प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो प्लांट्स के पास रेस्पिरेशन करने के लिए प्रोसेस एग्जैक्टली सेम ही होता है कि भैया माइट जो ग्लूकोज होगा प्रोड्यूस, वो ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किसके अंदर भेज देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे किसके अंदर, ऑक्सीजन और एटीपी के अंदर, एंड देन फिर उसको दोबारा से रिसाइकिल कर देंगे। जैसे कि मैंने ये वाला डायग्राम आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, इसके अंदर फिर से वही बता रहे हैं कि भैया सनलाइट आई, क्लोरोप्लास्ट ने उससे क्या बनाया, ग्लूकोज बनवाया, ऑक्सीजन बनवाई, उसको किसके अंदर भेज दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा, वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से एटीपी प्रोड्यूस हुई। एटीपी प्रोड्यूस होने के बाद साइड प्रोडक्ट बने CO2 और H2O, जो कि बाद में दोबारा से किसके अंदर भेज दिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भेज दिए। CO2 जो होती है दोबारा से यूज हो जाती है ग्लूकोज बनने के अंदर, H2O जो होती है उसको फिक्स करने के लिए दोबारा से यूज हो जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा ये थ्योरी है, ये भी देख लेते हैं। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू नॉट हैव ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज, लेकिन वो करते हैं किससे, स्टोमेटा से करते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी, विच आर इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज कंपेयर टू प्लांट। प्लांट्स रूट, स्टेम, लीफ, सब इनका जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। हमारा रेस्पिरेशन जो रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें प्लांट्स की। ठीक है जी, ये वाला भी पार्ट आप नोट कर लें, और ये डायग्राम भी बनाना चाहे तो ये डायग्राम भी बना लें, इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। अब ये प्रोसेस अपना बढ़िया है, गजब है ना। इसके अंदर होता है क्या है, देखिए वाइट ही ले लेते हैं, ये स्टेम है, ये ब्रांच है, और ये क्या है, लीफ है, और ये लीफ के ऊपर इस तरह से क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, है ना। और इसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं इसके साइड में जिनको हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, और इसी के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है ना। ये कुछ है, यहाँ पर इसके रूट्स होंगे नीचे की तरफ, डिफरेंट रूट्स होंगे, और ये अपना क्या होगी, सोइल आ गई, ये लैंड आ गया पूरा का पूरा। अब इसके अंदर होता है क्या है भैया, वाटर जो है एब्जॉर्ब होगा डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसके अंदर, रूट्स के अंदर, और चले जाएगा किसके अंदर, इस स्टेम के जाइलम और फ्लोएम के पास। खासकर बात करें वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जाइलम यूज होती है, तो यहाँ पर ये जाइलम के पास चले जाएगा। अब जब यहाँ पर इस तरह से पानी ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो वाटर का प्रेशर क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, जो कि पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि ये वाटर को ऊपर ले जाने के अंदर काम में आ रहा है। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सनरेज लगी हुई है, और सेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वाटर डेफिशिएंट हो गए हैं, वाटर उनके अंदर बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एक सकिंग पावर इंड्यूस होती है। उस सकिंग पावर के इंड्यूस होने के, एक तो यहाँ पर क्या लग गया, हमारा रूट प्रेशर लग गया, एक ऊपर से क्या है, धूप होने की वजह से, बहुत ज्यादा सेल्स के अंदर वाटर डेफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पर सकिंग पावर क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होके इसके अंदर आ जाता है, लीव्स के अंदर। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर फैलेगा, प्लस कुछ वाटर इस स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर भी एंटर करेगा, और जब ये इसके अंदर एंटर करेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से क्या है, जो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पर इस तरह से चलता जाएगा, क्योंकि ये तो अब्सॉर्ब करता जाएगा जितना रूट अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसा कोई रोकने वाला तो सिस्टम है नहीं, तो भैया कि रोक देंगे, भैया बटन बंद कर देंगे और पानी आना रुक जाएगा, तो ये तो कंटिन्यूसली जो है रूट वो अब्सॉर्ब करती रहेगी, और सनलाइट की वजह से वो क्या होता रहेगा, यहाँ पर इस तरह से सक्शन प्रेशर भी क्रिएट होता जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो जो है इस स्टोमेटा के थ्रू जो है बाहर इस तरह से आना स्टार्ट हो जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, क्योंकि वाटर की ड्रॉपलेट जो है जब वो इवेपोरेट होकर आएगा, वो जो है लीफ के आसपास इस तरह से आके इकट्ठा हो जाएंगी, और ये क्या करेंगे, जो लीफ का सरफेस है उसे कूल डाउन करेंगे। यही रीजन है कि जब हम प्लांट्स के आसपास बैठते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठते हैं, हमें क्या होता है, बहुत ठंडा महसूस होता है। ठंडा महसूस होता है इसलिए क्योंकि लीव्स अपने आसपास क्या करके रखती है, जो वाटर वेपर्स होती है उसको एक्यूमुलेट करके रखती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा अगर बात करें थोड़ा पेड़ों से दूर रहें
तब हमें गर्मी लगती है, लेकिन जब हम पेड़ों के नीचे बैठते हो तो हमें काफी ज्यादा ठंडा लगता है। एंड द रीजन इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है कि भैया जो स्टोमेटा के थ्रू या फिर लीव्स के थ्रू जो वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर जो रिमूव आउट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर यही कुछ लिखा हुआ है, ट्रांसपीरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट, यानी कि जो लीव्स है ऑफ द प्लांट्स। दिस प्रोसेस अकर मेनली थ्रू स्टोमेटा विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि इसके थ्रू, क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो भी एक्सचेंज होगी। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, दिस एक्सप्लेन्ड बाय द ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, जो अभी आपको पूरा मैंने समझाया। लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम द रूट एक्ट एज अ स्ट्रो इफेक्ट, या फिर इसको हम सकिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, एक सकिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है एंड पुल्स वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट। ट्रांसपीरेशन आल्सो एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म इन प्लांट एंड हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी रिमूव आउट करता है। साथ में इसके और काम क्या आ रहा है, साथ में रूट प्रेशर भी काम आ रहा है जो इसको करवा रहा है। ठीक है जी, इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये हमने बड़ा समझाया, समझाने के लिए बनाया था। अब ये वाई डू वी हैव लक्स, ये तो कोई ऐसा टॉपिक समझाने का नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी इतना ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि इसको आप डिस्कस करने की जरूरत नहीं। वही सब बार बार वही चीज बार बार रिपीटेड पॉइंट्स है, तो आप इसको एज अ नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आप अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये ऐसा बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इस चैप्टर में, तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमें और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब थोड़ा हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रेस्पिरेशन है, चाहे वो प्लांट्स को लेकर था चाहे वो एनिमल्स को लेकर था, वो खत्म हो गया है। अब हम ट्रांसपोर्ट किससे स्टार्ट करेंगे प्लांट के अंदर, वो हार्ट से स्टार्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम सर्कुलेटरी सिस्टम अपना स्टार्ट करने वाले हैं कल के लेक्चर से। तो लेक्चर नंबर 8 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पर हम हार्ट के बारे में आपको पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।